So today, as you all know, our topic is UV visible spectroscopy, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहलाती है। और आज का जो डिस्कशन पार्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और उसमें जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर, फिर आएगा एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट, और इसके बाद अगर टाइम बचेगा तो इंस्ट्रूमेंटेशन और उसके एप्लीकेशन। ठीक है, अब आइए, ये जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका प्रिंसिपल क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है। एब्जॉर्प्शन कब होता है? जब मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंटरेक्शन होता है और जो भी चीज़ एब्जॉर्ब होती है तो उस समय जो प्रोसेस होती है वो एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब लास्ट के लेक्चर में हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। अब स्पेक्ट्रम को अगर हम एनालाइज करते हैं, अगर कुछ याद है, नहीं तो आप ये देखिए, तो उसमें सबसे पावरफुल जो रेस थी, रेडिएशंस थी, वो थी गामा रेस। और उसके बाद जैसे-जैसे हम इस सीरीज़ में नीचे आएँगे, वो एनर्जी आपकी बढ़ते मतलब घटते हुए रेंज में है, घटते हुए क्रम में है। तो गामा रेज़ मोस्ट पावरफुल हैं, उसके बाद आती है एक्स रेज़, यूवी विज़िबल, आईआर, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। इसके बाद एक और बात हमें बतानी थी आपको, जिस तरह से किसी भी मॉलिक्यूल और आयंस में एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, फिर आपका रोटेशनल एनर्जी लेवल, फिर इसके अलावा वाइब्रेशनल और जो होता है स्पिन एनर्जी लेवल। अब जैसे अगर हम एनर्जी लेवल की ही बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी लगती है वो ट्रांजिशन में लगती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में। फिर दूसरा होता है जब जो ट्रांजिशन होता है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में होता है, तो उसे हम वाइब्रेशनल टाइम ट्रांजिशन कहते हैं। और ये वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी लगती है वो आईआर रेडिएशन जो होती है वो ही कॉज कर देती है, जो कि बहुत ही मतलब यूवी विजिबल के इससे उनकी जो एनर्जी होती है वो यूवी विजिबल से कम होती है। इसी तरह से रोटेशनल और स्पिन है। स्पिन एनर्जी लेवल में जो ट्रांजिशन होता है उसके लिए बहुत ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो हमारी रेडियो वेव्स जो कि लीस्ट एनर्जी वाली होती है वो ही फ्लिप करवा देती है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो अब हम आते हैं वापस अपने आज के टॉपिक पर। तो जो आज का टॉपिक है उसका प्रिंसिपल है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है, जिसमें ये है इट इन्वॉल्व्स द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन अ मॉलिक्यूल और आयन फ्रॉम लोअर टू हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल और वाइस वर्सा by the absorption or emission of radiation falling in the UV visible range of electromagnetic spectrum। यहाँ पर ये है कि जो यूवी विजिबल रेंज के प्रिंसिपल है कि देयर इज ट्रांजिशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर transferred or transition takes place from higher to lower energy level। और किस कब होगा? जब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम में से यूवी विजिबल रेंज की रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब करेगा। अगर यूवी विजिबल रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ये आपका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं आएगा। इसी तरह से एक वर्ड इसमें आया है वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा मीन्स जैसे लोअर टू हायर एनर्जी लेवल में ट्रांसिशन हो रहा है, उसी तरह से हायर टू लोअर एनर्जी लेवल पे भी ट्रांजिशन होगा, लेकिन विद इमिशन ऑफ रेडिएशंस। लेकिन ये बहुत
कम हम मतलब कि ध्यान देते हैं। बेसिकली जिस पे हमारा कंसंट्रेशन रहेगा वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल range of electromagnetic radiation by as a result of which there is transition of electrons within a molecule or ion। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है, वो है यूवी विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है क्या। यहाँ पर हम देखेंगे यूवी विजिबल जो रेंज है ईएमआर की वो है 200 टू 800 नैनोमीटर। ठीक है, अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है यूवी रेंज और दूसरी है विजिबल रेंज। यूवी रेंज है 200 टू 400 नैनोमीटर, इसी तरह से विजिबल रेंज आती है 400 टू 800 नैनोमीटर। अब इसके बाद हम फिर देखते हैं कि यूवी रेंज को हम फिर से क्लासिफाई करते हैं फार यूवी रेंज में, मिड यूवी रेंज में और नियर यूवी रेंज में। फार यूवी रेंज है 200 टू 280 नैनोमीटर, इसी तरह से मिड यूवी रेंज है 280 टू 330 नैनोमीटर 320 नैनोमीटर और नियर यूवी रेंज है 320 टू 400 नैनोमीटर। और इसके बाद आती है आपकी विजिबल रेंज जो कि 400 टू 800 नैनोमीटर। अगर हम देखेंगे कि कुछ किताबों में जो हमारी यूवी विजिबल रेंज है वो 180 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर भी बताई गई है, लेकिन जनरली क्या होता है सिंप्लिसिटी के वजह से हम 200 टू 800 नैनोमीटर को कंसिडर करते हैं। अब हम आएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है इन यूवी विजिबल रेंज, तो उसको हमें समझना है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में शिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो किसी भी मॉलिक्यूल में पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कितने तरह के होते हैं। अगर टोटल पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन अ मॉलिक्यूल की हम बात करें तो वो 6 तरह के हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक और बात है, जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में कितने तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी भी मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए दूसरी तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड these electrons are responsible for double or single bond or we can सब डबल और मल्टीपल बॉन्ड या फिर हम कहेंगे पाई बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा जो मॉलिक्यूल में एक और तरह के बॉन्ड्स पाए जाते हैं वो है एक और तरह के आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से मतलब है जैसा कि सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी तरह की बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं रहते। ठीक है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम एनर्जी लेवल की बात करें तो सिग्मा बॉन्डिंग एनर्जी लेवल, पाई बॉन्डिंग, फिर इसके बाद फिर तीसरा है नॉन बॉन्डिंग और इसके बाद सिग्मा का एंटी सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल, इसी तरह से पाई का पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। तो इस तरह से ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, सबसे कम होगी सिग्मा बॉन्डिंग की, फिर उससे कम होगी पाई बॉन्डिंग की एनर्जी, फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मतलब ज्यादा होगी। इसी तरह से पाई स्टार की नॉन बॉन्डिंग से ज्यादा होगी और पाई स्टार की
जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर हम देखेंगे एक और बात जो हमें मालूम होनी चाहिए, वो है जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स हैं, वो मोर स्टेबल है एज़ कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स। अब हम देखेंगे ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से हो रहा है। यहाँ पर जो सबसे पहला ट्रांजिशन है वो नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार। जब इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसमिटेड मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार या एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल में, ठीक है, विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। इसी तरह से दूसरा टाइप है पाई से पाई स्टार। इसमें पाई से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल में जंप करता है। फिर आइए नेक्स्ट जो ट्रांजिशन है वो है आपका नॉन बॉन्डिंग से जो आपका सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, आपका नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके जाएगा किसमें, सिग्मा स्टार एनर्जी लेवल में। फिर आप आइए नेक्स्ट है आपका पाई से पाई स्टार बॉन्डिंग से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। इसके बाद है नेक्स्ट जो आपका सिग्मा से पाई स्टार एनर्जी लेवल पर, और इसी तरह से लास्ट है सिग्मा से सिग्मा स्टार। तो हम देख रहे हैं ये 6 तरह के पॉसिबल ट्रांजिशन किसी भी मॉलिक्यूल में हो सकते हैं, जिसमें से सबसे कम एनर्जी जो लग रही है वो है नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार बॉन्डिंग में, जब पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। और सबसे ज्यादा किसमें लग रही है, जो सिग्मा से सिग्मा स्टार में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये तो हुए पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन अ मॉलिक्यूल। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो यूवी विजिबल में किस तरह से। अब यूवी विजिबल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ 4 तरह के ट्रांजिशन पाए जाते हैं, जिसमें से सिग्मा टू सिग्मा स्टार, फिर पाई टू पाई स्टार, देखिए ये पाई है, पाई से जब करेगा इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में। फिर तीसरा है आपका नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार, और फिर नॉन बॉन्डिंग एन से सिग्मा पाई स्टार। ठीक है, इस तरह से सिर्फ 4 ट्रांजिशन हैं वो अलाउड होते हैं। बाकी के जो 2 ट्रांजिशन थे, कौन कौन से थे, जो बाकी के 2 ट्रांजिशन थे आपके, वो थे आपका सिग्मा हाँ, इसमें से देखिए जो थे सिग्मा टू पाई स्टार और आपका पाई टू सिग्मा स्टार। ठीक है, ये 2 आपके पॉसिबल नहीं है। अब हम देखेंगे कि जो 6 में से 4 हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो किस बेसिस पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्टेड these transition are selected on the basis of selection rule। अब ये सिलेक्शन रूल 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका सिमेट्री सिलेक्शन रूल और दूसरा होता है एनर्जी सिलेक्शन रूल। ठीक है, ये सिलेक्शन जो फर्स्ट आपका सिमेट्री सिलेक्शन रूल है वो आपको क्या बताता है कि ड्यूरिंग द ट्रांजिशन the symmetry of the electron should remain unchanged, then these are allowed transition। अब यहाँ पर सिमेट्री ऑफ ट्रांजिशन अनचेंज से क्या मतलब है, जैसे आपका ये है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, यहाँ पर सिमेट्री क्या है आपकी, सिग्मा से पाई टू पाई स्टार और सिग्मा टू सिग्मा स्टार, इसमें क्या है आपकी सिमेट्री सेम है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस rule, symmetry selection rule, only those transition are allowed in which this symmetry is conserved during transition। मतलब कि ट्रांजिशन के दौरान उनकी सिमेट्री सेम रहती है। ठीक है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार, और वो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है जिसमें इनकी सिमेट्री चेंज हो जाती है, जैसे सिग्मा टू पाई स्टार और पाई टू सिग्मा स्टार, वो जो हमने ओमिट कर दिया। तो इस सिलेक्शन रूल के हिसाब से सिर्फ यही
जो है जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार और पाई टू सिग्मा स्टार, ये दोनों अलाउड है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो सिमेट्री चेंज हो रही है, तो ये दो ट्रांजिशन है जैसे एन से सिग्मा स्टार और एन से पाई स्टार, इसमें सिमेट्री चेंज हो रही है। तो फर्स्ट रूल के हिसाब से ये ट्रांजिशन भी पॉसिबल नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए दूसरा सिलेक्शन रूल है जो कि एनर्जी सिलेक्शन रूल है। एनर्जी सिलेक्शन रूल ये बताता है कि जिस ट्रांजिशन में ज्यादा एनर्जी लगती है वो ट्रांजिशन परमिटेड नहीं रहते हैं, और जिस ट्रांजिशन में कम एनर्जी लग रही है वो आपके अलाउड ट्रांजिशन रहेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, अगर इसमें से देखिए कि इसमें जो आपकी देखिए ये दोनों में तो सिमेट्री आपकी सेम है, लेकिन ये बाकी के चार हैं, तो इन चारों में सिमेट्री तो चेंज हो रही है, लेकिन जो परमिटेड हैं जैसे कि n2 पाई स्टार और n2 सिग्मा स्टार, इनमें एनर्जी कम रिक्वायर्ड रहती है इन ऑर्डर टू परमिट ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये चारों जो ट्रांजिशन है इन दो रूल से मतलब कंट्रोल होते हैं। तो यहाँ पर जो अलाउड ट्रांजिशंस हैं वो क्या है, दे आर सेलेक्टेड, द अबव मेंशन्ड ट्रांजिशन आर सेलेक्टेड as they require less energy for transition, and also they maintain their symmetry. Then next slide is नेक्स्ट स्लाइड में हम ये जो अलाउड ट्रांजिशंस हैं इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ट्रांजिशन जो है वो है आपका सिग्मा टू सिग्मा स्टार, जो कि है आपका, बेटा एक मिनट रुकना, हम जरा हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हेलो, हाँ, नाउ वी स्टार्ट। जो अलाउड ट्रांजिशन है उसमें पहला ट्रांजिशन है अपना सिग्मा टू सिग्मा स्टार। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल पे। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी एनर्जी सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन होता है। इसके अलावा जो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स वेयर ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, उन मॉलिक्यूल्स में ये ट्रांजिशन होता है। अब वो कौन से मॉलिक्यूल्स है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स किसमें प्रेजेंट रहेंगे,
जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है और जो सैचुरेटेड होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स अंडरगो दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए सबसे पहले तो जो रिक्वायरमेंट है वो मॉलिक्यूल में सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। दूसरा ये है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड बहुत लार्ज है, तो यहाँ पर लैम्डा मैक्स जो है इसमें जो एनर्जी है वो लगती है लेस देन 180 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें मॉलिक्यूल जैसे साइक्लोएल्केन्स हैं, मीथेन हुआ, इथेन हुआ, प्रोपेन हुआ, एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स, ये सब आपके इस तरह के ट्रांजिशन को शो करते हैं। इसके बाद आइए दूसरी टाइप ऑफ ट्रांजिशन जो कि है पाई टू पाई स्टार। अब यहाँ पर आप देखिए पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए क्या जरूरी है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जिनमें होता है सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के ट्रांजिशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पाई बॉन्डिंग टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल। दूसरा, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड less energy is required as compared to sigma to sigma star energy। और इसके बाद जो रिक्वायरमेंट है कि मॉलिक्यूल में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। और पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। मींस अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स आपके इस तरह के ट्रांजिशन को शो करेंगे। जैसे एल्कीन्स हुआ, एल्काइंस हुआ, साइक्लो एल्कीन्स, ये सब आपके पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को शो करेंगे। इसमें लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है वो है 180 टू 290 नैनोमीटर। ठीक है, तो अगर इस रेंज में मॉलिक्यूल लाइट को एब्सॉर्ब करेगा तब क्या होगा, पाई टू पाई इसका ट्रांजिशन होगा। इसके बाद आइए जो आपका है थर्ड टाइप ऑफ ट्रांजिशन, दैट इज नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। In this type of transition, molecules are transmitted from non-bonding to pi star anti-bonding energy level. Means यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है वो नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल से सिग्मा स्टार एनर्जी लेवल तक हो रहा है। यहाँ पर भी लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। हमने देखा था सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में क्या था कि सबसे ज्यादा एनर्जी लग रही थी। तो अब जितने भी ट्रांजिशन होंगे उनमें क्या है, उससे तो कम ही एनर्जी लगेगी। अब तीसरा जो पॉइंट है जिसमें मॉलिक्यूल्स वेयर बोथ सिग्मा बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो ये ट्रांजिशन उन मॉलिक्यूल्स में होगा जिसमें दोनों तरह के आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें जो एग्जाम्पल आएंगे सैचुरेटेड भी हो और दूसरा ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो, जैसे कार्बोनिल अमीन अमीन्स है। एमीन्स में क्या है, NH2 ग्रुप आता है, तो जो N है N पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और जिसके साथ ये अटैच है वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो क्या है आपकी 220 से 320 नैनोमीटर। तो इस तरह से आप किसी भी ट्रांजिशन को इन 4 पॉइंट्स पर ही डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिशन किस एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल पर हो रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितनी है, और एज कंपेयर टू सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन, सिग्मा स्टार ट्रांजिशन उसका क्या स्टेटस है, और तीसरा है कि मॉलिक्यूल में क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए।
किस तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट है। यहाँ पर क्योंकि N2 सिग्मा स्टार है, मींस सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल बॉन्ड को या सिग्मा बॉन्ड को, और जो N है वो रिप्रेजेंट करेगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को। तो नॉन बॉन्डिंग और सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों तरह के होने चाहिए, तब ये ट्रांजिशन आपका मॉलिक्यूल में होगा। और लैम्डा मैक्स वैल्यू इसकी क्या है, 320 नैनोमीटर। अब लास्ट टाइप का ट्रांजिशन जो है वो है नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार ट्रांजिशन। अब यहाँ पर जैसा कि आपको अभी समझ में आ गया होगा, ट्रांजिशन किस किस के बीच में होगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से पाई बॉन्डिंग, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग एनर्जी लेवल पर। इसी तरह से लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। और लास्ट जो मॉलिक्यूल में रिक्वायरमेंट है उसमें ये है कि बोथ तरह के पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर present in the molecule which will undergo N2 pi star transition। यहाँ पर आप कहेंगे कि इसमें N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन और N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या अंतर है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सिग्मा स्टार ट्रांजिशन जो एनर्जी लेवल है वो रिप्रेजेंट करेगा सिग्मा बॉन्ड को, और जो यहाँ पर जो पाई स्टार ट्रांजिशन है वो रिप्रेजेंट करेगा पाई बॉन्ड को। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है उसमें पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, और इसमें क्या था कि सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी। मीन्स यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, और यहाँ पर जो पाई N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि डबल बॉन्ड या मल्टीपल डबल और ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करेंगे, साथ में क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें कार्बोनिल आपका आता है। यहाँ पर एक्चुअली ये गलत एग्जांपल है, ये आपका यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड, ये आपका कार्बोनिल की जगह क्या होगा, एल्डिहाइड हुए, है ना। तो एल्डिहाइड है आपका, ये कार्बोनिल की जगह पे क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड कंपाउंड। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं और ये जोड़ देते हैं, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में ये आपका ट्रांजिशन होता है। इसके बाद आइए, ये जो एन पाई इसमें कार्बोनिल और कीटोन्स है। कीटोन्स आर आल्सो included in this type of transition। और लैम्डा एक्सेस का 220 नैनोमीटर। अब यहाँ पर आइए, जो क्रोमोफोर अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका, वो तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कितने तरह के होते हैं और किन मॉलिक्यूल्स में होते हैं। ठीक है, जो अलाउड ट्रांजिशन है इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आइए, डिफरेंट टर्म्स जो हैं आपके जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होते हैं, उसमें से पहला है आपका क्रोमोफोर और दूसरा है ऑक्सोक्रोम। ये क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम क्या है, इसमें आपके एग्जाम्स में शॉर्ट नोट भी आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमोफोर क्या है। क्रोमोफोर मीन्स कलर कैरियर, जो भी पार्ट कलर कैरी करेगा उसको हम क्रोमोफोर कहेंगे। क्रोमोफोर आर द ग्रुप्स विच इम्पार्ट्स कलर टू द कंपाउंड। मीन्स मॉलिक्यूल का वो ग्रुप जो कि कंपाउंड को कलर प्रोवाइड करेगा, वो आपका क्या कहलाता है, क्रोमोफोर्स। फॉर एग्जाम्पल NO2, NO, CO, CN, ये यहाँ पर CN इसलिए लिखा है, एक साइनाइड है एक आइसोसाइनाइड, फिर C डबल बॉन्ड C और CS, ये ग्रुप्स जो हैं आपके क्रोमोफोर्स कहलाते हैं। अगर हमें क्रोमोफोर को डिफाइन करना हो तो क्रोमोफोर को हम डिफाइन कैसे करेंगे, क्रोमोफोर may be defined as the part of the molecule
which is responsible for absorption of UV visible radiation. मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो कलर्ड कंपाउंड है उसमें पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आपका यूवी विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता, उसका कुछ ही पार्ट है जो यूवी विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और उसको कलर प्रोवाइड करेगा, और उस पार्ट को हम कहते हैं क्रोमोफोर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्रोमोफोर विच कंटेन्स पाई इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगोज पाई टू पाई ट्रांजिशन। मतलब अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि क्रोमोफोर के क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। क्रोमोफोर को हम फिर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। एक क्रोमोफोर जिसमें पाई टू पाई ट्रांजिशन होता है, दूसरा होता है क्रोमोफोर्स जिसमें आपका बोथ पाई और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ट्रांजिशन जो होता है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। मतलब कि ट्रांजिशन जो क्रोमोफोर में पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स दो तरह के उसमें इन्वॉल्व रहते हैं ट्रांजिशन में। कौन से? पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजिशन दे आर ऑफ टू टाइप्स: chromophore which contains pi electrons and undergoes pi to pi star transition, and chromophore which contains both pi's and non-bonding electrons, they are called and undergoes n to pi star transition, they are called as next type of chromophores. तो यहाँ पर फर्स्ट टाइप जिसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है उसका एग्जाम्पल है इथाइलिन और एसिटिलीन। और दूसरा है, अब जैसे इथिलीन और एसिटिलीन में क्या है, सिर्फ दो तरह के पाई बॉन्ड्स ही है, मल्टीपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? सी कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब देखिए जो दूसरा कैटेगरी है जिसमें एग्जाम्पल है कार्बोनिल और नाइट्राइल्स। कार्बोनिल में देखिए तो क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उस पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और डबल बॉन्ड भी है। तो इस तरह से पाई बॉन्ड भी हो गया और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी हो गया। तो ये क्रोमोफोर्स आपके दूसरी कैटेगरी में आते हैं। अब आइए जो दूसरा पार्ट है इसका, ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम का मतलब ये है कि ऑक्सोक्रोम itself does not act as a chromophore। ठीक है, मतलब कि दो पार्ट है मॉलिक्यूल में, एक है जो कलर प्रोवाइड करता है और दूसरा है जो कलर प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, जो कलर प्रोवाइड करेगा उसे हम क्या कहेंगे? क्रोमोफोर, जो रिस्पॉन्सिबल है कलर के लिए। और ऑक्सोक्रोम पार्ट है वो कलर की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। मीन्स जो दूसरा पार्ट है वो जब क्रोमोफोर के साथ अटैच रहता है तो क्रोमोफोर में जो कलर है उसको बढ़ा देता है। जैसे ऑक्सोक्रोम itself does not act as a chromophore. Chromophores are the groups which oxochromes are the groups which enhances the color of the molecule. ठीक है, and which was already present in the compound। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे कंपाउंड जो ऑलरेडी कलर्ड हैं लेकिन उसमें ऑक्सोक्रोम अगर अटैच हो जाएगा तो वो क्या करेगा, उस कलर को बढ़ा देता है। ऑक्सोक्रोम आर द ग्रुप्स विच एनहांसेस द कलर विच वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कंपाउंड, लाइक OH, OR, NH2 एज सच। अब ये जो ग्रुप्स है इनका खुद का कोई कलर नहीं होता, अगर अलग से हम देखेंगे तो उनका कोई कलर नहीं है, लेकिन जब वो किसके साथ अटैच हो जाएंगे, क्रोमोफोर्स के साथ अटैच हो जाते हैं, तो वो उसके क्रोमोफोर का जो कलर है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, इट हैज द एबिलिटी टू एक्सटेंड द कॉन्जुगेशन ऑफ द क्रोमोफोर बाय शेयरिंग द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स and thus shift the absorption bond towards the longer wavelength। अब यहाँ पर जो कलर एनहांस होता है वो किसकी वजह से होता है? शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन बॉन्ड बैंड टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर
जो कॉन्जुगेशन है उसको कौन बढ़ा रहा है? आपका ऑक्सोक्रोम। तो ऑक्सोक्रोम क्या करता है? कॉन्जुगेशन को बढ़ाता है और कॉन्जुगेशन को बढ़ाकर उसके कलर को एनहांस करता है, और कलर जो एनहांस हो रहा है दैट इज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं बेंजीन का। बेंजीन का लैम्डा मैक्स अगर हम देखेंगे, ठीक है, जो लैम्डा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो कितने पर आता है? 202 नैनोमीटर पर। लेकिन अगर उसी बेंजीन में अगर NH2 ग्रुप लग जाता है तो उस समय वो इंक्रीज हो जाता है 230 नैनोमीटर पर। मतलब बेंजीन का तो 202 नैनोमीटर है, अगर NH2 ग्रुप लग जाएगा तो 320 नैनोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो कलर तो एनहांस हो ही जाएगा। फिर इसके बाद अगर OR ग्रुप अटैच हो रहा है तो उस केस में 208 नैनोमीटर हो जाता है। इसी तरह से अगर क्लोराइड ग्रुप अटैच होगा तो ये इंक्रीज होके 210 नैनोमीटर। मींस बेंजीन का खुद का जो लैम्डा मैक्स है वो 2002 है, और अगर इसमें ऑक्सोक्रोम या कोई और फंक्शनल ग्रुप आपका अटैच हो जाता है तो ये आपकी ये जो 202 वेवलेंथ है वो इंक्रीज होकर ये हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सोक्रोम क्या करते हैं? उसके एब्जॉर्प्शन बैंड को इंक्रीज कर देते हैं टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। तो ये क्या है? आपकी शॉर्टर वेवलेंथ है। इसमें जब ये सब अटैच हो जाते हैं तो दिस लॉन्गर वेवलेंथ इज इंक्रीज टू दिस वैल्यू। अब हम आते हैं जो एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट, ये आपका शॉर्ट नोट का टॉपिक है कि जो एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी शिफ्ट है वो कितने तरह की होती है और कब किस तरह से होती है। यहाँ पर देखिए, ये हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वेवलेंथ और एप्सिलॉन के बीच में, या मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, ये आपका कहलाता है ई मैक्स। ठीक है, तो इनके बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देयर इज शिफ्टिंग ऑफ इंटेंसिटी और एब्जॉर्प्शन बैंड। अब यहाँ पर 4 तरह की शिफ्ट आपकी पाई जाती है। पहली है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, इसको हम क्या कहते हैं? रेड शिफ्ट भी कहते हैं। इसी तरह से हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। फिर हाइपरक्रोमिक, जिसमें इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। इसी तरह से हाइपोक्रोमिक, जहाँ पर इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इस तरह आपकी these 4 types of shifts are there in UV visible spectroscopy। तो पहले हम लेते हैं जो आपकी बैथोक्रोमिक शिफ्ट है, इसको हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं। It leads to the shifting of absorption maxima towards longer wavelength। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर बैथोक्रोमिक शिफ्ट है उसमें क्या है? ये आपकी वेवलेंथ क्या है? यहाँ पर लैम्डा मैक्स है। ठीक है, तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट अगर होगी तो उसमें जो बैंड शिफ्ट हो जाएगा आपका, ये लैम्डा मैक्स शिफ्ट होके लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ चला जाता है। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल या कुछ अटैच होता है तो उस केस में इसका लैम्डा मैक्स कहाँ हो जाएगा? रेड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब रेड और ब्लू हम क्यों कह रहे हैं? अगर हम देखेंगे यूवी विजिबल जो आपका यूवी स्पेक्ट्रा है, यूवी स्पेक्ट्रम में क्या होता है? विबग्योर, वी फॉर वॉयलेट, और इधर आर आता है रेड के लिए। तो राइट हैंड साइड में आपका क्या आ गया? रेड, मतलब कि यहाँ पर क्या आ गया? रेड। और इसी तरह से इस साइड में क्या आता है? विबग्योर में वी इधर आता है वॉयलेट और बी, तो ये हो गया आपका ब्लू साइड में शिफ्टिंग होगी तो ब्लू शिफ्ट कहलाएगा। रेड साइड में शिफ्टिंग होगी तो रेड शिफ्ट कहलाएगी। जब रेड साइड में शिफ्ट होती है तो लॉन्ग वेवलेंथ बढ़ती है। अगर राइट साइड में आपकी शिफ्टिंग होगी, ब्लू शिफ्ट होगी, तो वेवलेंथ घटेगी। तो अब हम लेते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इट लीड्स टू द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। और ये किस वजह से हो रही है? इसके 4 रीजन है। एक तो मॉलिक्यूल में अगर क्रोमोफोर ऐड हो जाता है तब आपका लैम्डा मैक्स इंक्रीज होता है। अगर उसमें ऑक्सोक्रोम ऐड हो जाता है तो लैम्डा मैक्स इंक्रीज होता है। फिर
अगर उसका कॉन्जुगेशन बढ़ता है, ठीक है, अगर there is conjugation in a molecule, then also lambda max is increased, means lambda max is shifted towards longer wavelength. इसी तरह से solvent effect होता है जिसमें polarity change होती है. polarity change होने से भी जो shifting होती है वो आपकी red shift होती है. अब polarity change होने पर ये जो आपका रेड शिफ्ट ये शिफ्ट हो रही है. फिर इसके बाद आइए हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट. हिप्सोक्रोमिक में जैसा कि हमने बताया जो शिफ्टिंग होती है लैम्डा मैक्स की टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ होती है, और ये टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ मतलब ब्लू साइड में शिफ्टिंग हो रही है. यहाँ पर जैसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट होती थी एडिशन ऑफ क्रोमोफोर, ये हिप्सोक्रोमिक हो रही है रिमूवल ऑफ क्रोमोफोर, रिमूवल ऑफ ऑक्सोक्रोम, रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन और सॉल्वेंट इफेक्ट. ठीक है, अगर इसका एग्जांपल हम देखें, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ एनिलीन शिफ्ट्स फ्रॉम 280 टू 200 नैनोमीटर. मींस यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लैम्डा मैक्स है वो 280 से 200 नैनोमीटर शिफ्ट हो रही है या कम हो रही है. तो और ये कब हो रही है, जब हम एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं, और एसिडिक सॉल्यूशन लेने पर एनिलीन का फॉर्मेशन होता है. मतलब कि जब आपका 280 नैनोमीटर है, जब प्योर एनिलीन है उसका एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं तो वो 280 नैनोमीटर में हो जाता है. यहाँ पर क्या है, जो कॉन्जुगेशन है वो रिमूव हो रही है और इसकी वजह से शिफ्टिंग हो रही है ब्लू शिफ्ट की तरफ. ठीक है, इसके बाद हाइपरक्रोमिक शिफ्टिंग और हाइपोक्रोमिक शिफ्टिंग. यहाँ पर देखिए हाइपरक्रोमिक में क्या है, इंटेंसिटी जो इंटेंसिटी है, मोलर इंटेंसिटी कोएफिशिएंट है हाइपरक्रोमिक में वो इंक्रीज हो रहा है. इसी तरह से हाइपरक्रोमिक में जो है वो आपका मोलर कोएफिशिएंट जो कोएफिशिएंट है वो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये सिर्फ हुआ आपका प्रिंसिपल ऑफ यूवी इलेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल इलेक्ट्रोस्कोपी. अब हम आएंगे जो हमारा नेक्स्ट क्लास है. नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है और उसके इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो thank you all for present in my lecture. So next class will be on Saturday, in which we are